एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सब क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, ये दोनों चीज़ें आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। बस उसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी और एडवांस हो जाएँ। दरअसल जाने वाली बात यह है कि ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होती है और जनरली हमारे ब्लड प्लेटलेट्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे प्लेटलेट्स का, जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे डायग्रामेटिक तरीके से अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले आइए हम बातों को समझ लेते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और आपका थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जो होता है उसी को जनरली हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट से बनी हुई ब्लड सेल्स होती हैं जिनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में मेंशन करेंगे। दरअसल प्लेटलेट्स का काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करना। आप जनरली देखते हो कि जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद आपके बॉडी के या आपके जो घाव होता है, जो कट्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड का एक सीरम टाइप का जमा हो जाता है, ब्राउन कलर का एक क्लॉटिंग जमा हो जाती है। दरअसल वही जो क्लॉटिंग होती है उसी क्लॉटिंग को जनरली हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, इस ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद होते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, बात ये होती है कि जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को देखते हैं तो जब भी आपकी ब्लड रप्चर होती है तो ब्लड के रप्चर होने के बाद में वहाँ पे आपको आरबीसी भी देखने को मिलती है, उसी ब्लड में आपको प्लेटलेट्स भी देखने को मिलती है। मतलब एक तो आपकी आरबीसी होती है और दूसरे नंबर पे आपकी क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स और आरबीसी को छोड़ करके भी वहाँ पे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने का काम, हमारे ब्लड में ही सारे के सारे फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने का काम या उसकी शुरुआत जो होती है वो हमारे प्लेटलेट से ही होती है। तो प्लेटलेट से ही उसकी शुरुआत होनी है, प्लेटलेट से ही आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बननी होती है। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको रेड ब्लड सेल्स दिख रही होगी, प्लेटलेट्स दिख रही होगी, साथ में आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर कोई एक आध दो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मतलब बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर, तो केवल उनको हम लोग जनरली कैस्केड का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, आराम से भी बात करते हैं। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्लेटलेट्स की होती है वो होती है आपकी, एक तो होती है आपकी थ्रोम्बिन और दूसरी होती है फाइब्रिन। लेकिन अब आपको पता है कि ब्लड हमेशा तो क्लॉट कर नहीं रही है, ब्लड को हमेशा मूवमेंट करना होता है। तो अगर ब्लड को क्लॉट करना है तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए ये सभी फैक्टर्स जो फाइब्रिन है या जो थ्रोम्बिन है, ये जो भी थ्रोम्बिन और फाइब्रिन है, ये सभी फैक्टर इन थ्रोम्बिन और फाइब्रिन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर जो फाइब्रिन होती है वो फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में होती है और जो थ्रोम्बिन होती है वो थ्रोम्बिनोजेन के फॉर्म में होती है। रिमेंबर, ध्यान रखें कि जहाँ पे भी हमारी ब्लड वेसल डैमेज होगी उस जगह पे रिपेयरिंग के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की जरूरत है, एक फाइब्रिन और एक थ्रोम्बिन। लेकिन बात ये होती है कि ना तो थ्रोम्बिन और ना ही फाइब्रिन, ये दोनों चीज़ें हमारे ब्लड में नॉर्मल कंडीशन पे एक्टिवेट नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है, प्लेटलेट जो है सिग्नल्स देना शुरू करती है, इंफॉर्मेशन देना शुरू करती है और प्लेटलेट्स ही इन फैक्टर्स को एक्टिवेट करती है। क्योंकि जब आपकी जो ब्लड की जो एंडोथेलियम वॉल है जब वो डैमेज होती है तो उस वॉल के डैमेज होने के बाद में या उस वेसल के डैमेज होने के बाद में क्या होता है कि वही प्लेटलेट्स आपके कोलेजन फाइबर्स को बनाना और तमाम तरह के फैक्टर्स को एक्टिवेट करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। तो प्लेटलेट्स का जनरली यही काम है कि सारे फैक्टर्स को बुलाना ताकि बुला करके फाइब्रिन और आपके थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराना। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स 2 तरह के पाथवे को गैदर करती है। एक पाथवे तो होता है जो कि आपके सेल के बाद होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पाथवे तो ऐसा है जिसमें कि इंट्रिंसिक कहलाता है और दूसरा पाथवे ऐसा है जो कि एक्सट्रिंसिक कहलाता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब, अगर मान लीजिए कि आपको चोट ज़्यादा लग गई है, टिश्यू डैमेज हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में एक्सट्रिंसिक पाथवे भी काम करता है। और अगर आपकी केवल ब्लड वेसल डैमेज हुई है, इंटरनल डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे आपको केवल और केवल इंट्रिंसिक पाथवे ही डेवलप करेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जब इंट्रिंसिक पाथवे आएगा
तो इंट्रिंसिक पाथवे में काफी बड़ी पाथवे, काफी कैस्केड प्रोटीन के काफी फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे फैक्टर 12 से लेकर के फैक्टर 10 तक। फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा फैक्टर 12A में, फिर फैक्टर 12A एक्टिवेट करेगा 11 को, फिर 11 एक्टिवेट करेगा 9 को। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं अगर इंट्रिंसिक डैमेज है तो। लेकिन अगर टिश्यू में डैमेज हो तो टिश्यू डैमेज जो है वो आपके टिश्यू फैक्टर्स को रिलीज करती है और वो टिश्यू फैक्टर जा करके आपके थ्रोम्बिन प्रोटीन को इस एक्टिवेट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं जनरली बहुत सिंपल ढंग से बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब बस ये है कि अगर आपको चोट लगती है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर, अगर आपकी वेसल डैमेज होती है तो डैमेज ऑफ वेसल, कोगुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स तुरंत उस टिश्यू पे जाकर के बाइंड, उस जगह पे जाके बाइंड करेगी जहां पे डैमेज हुआ है और फिर वहां पे प्लेटलेट जो है सिक्रीट करेगी तमाम तरह के फैक्टर्स को, जो फैक्टर्स सिक्रीट करने के बाद वहीं पे सिक्रीट होगा थ्रोम्बोकाइनेज और वही थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम जो है वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन में। और जब यही थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा तो यही थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा आपके ब्लड के अंदर मौजूद फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन प्रोटीन्स में, और यही फाइब्रिन जा करके उस जगह बिल्कुल जाल जैसा जा करके इकट्ठा हो जाता है हमारे ब्लड वेसल के पास में जहां पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है। तो ये बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर मान लीजिए एक्सट्रिंसिक पाथवे भी है, टिश्यू भी डैमेज हुई है, ब्लड वेसल भी डैमेज हुई है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वहां पर जहां टिश्यू डैमेज हुई वहां से एक प्रोटीन निकलती है जिससे नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दूसरा इंट्रिंसिक, अगर इंट्रिंसिक भी डैमेज हुआ है तो वहां पे बहुत सारी प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा 12, 11 एंड देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ दीज फैक्टर्स, जैसे हैगमैन फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, ऐसे तमाम तरह के जो फैक्टर्स होते हैं आपके इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो बहुत सारे फैक्टर आपके ब्लड में आते हैं। लेकिन इन दोनों का एक ही काम होता है, चाहे टिश्यू डैमेज हो चाहे आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो, इनका एक ही काम होगा और वो काम है, मेन इंपॉर्टेंट काम जो इनका है वो ये है कि ये जाकर के थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे। तो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं और फैक्टर 10 जो है उसी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन, जहां पे वो मदद लेता है विटामिन की, कैल्शियम की और आपके जो है किसकी, तो इन सब की मदद लेकर के वो जनरली आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देता है। ठीक, और जब तक थ्रोम्बिन नहीं एक्टिवेट होगा तब तक फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और जैसे ही फाइब्रिन एक्टिवेट हो जाएगा फाइब्रिन जाएगा भाई और जाकर के उस क्लॉटिंग वाली जगह पे जहां पे भी उसको टिश्यू डैमेज हुई है वहां पे जाके बाइंड कर देगा और इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स है जिनके बारे में मुझे आपको बताना था, और यही प्लेटलेट्स का मेन जो रोल होता है वो यही होता है। अगर आप पूरे एनसीईआरटी को पढ़ोगे आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपकी पूरी बॉडी के या पूरे बॉडी के अंदर आपको जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, पूरी बॉडी में, होल बॉडी में आपको सारा का सारा पूरी बॉडी में एक सिस्टम देखने को मिलता है सर्कुलेटरी। उसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी में, आपके पूरे टिश्यू के पास में एक और सिस्टम गया होता है जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आपकी बॉडी में जनरली डायग्राम में जो रेड कलर का है वो रेड ब्लड सेल्स को दिखा रहा है, रेड कैपिलरीज को दिखा रहा है, और जो आपका ग्रीन कलर का शो होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स को दिखाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज को दिखाता है। अब ये क्या चीज होती है, आइए जरा इसको समझते हैं। देखिए, जब आपकी हार्ट ब्लड को बहुत तेजी से पंप करती है, जब आपकी हार्ट ब्लड को बहुत तेजी से पंप करती है तो ब्लड को तेजी से पंप करने के कारण ब्लड की कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड की कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के कारण ब्लड कैपिलरीज डैमेज ना हो, इसके लिए ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे अमाउंट में अपने प्लाज्मा से फ्लूइड को रिलीज करते हैं, अपने प्लाज्मा से फ्लूइड को रिलीज करते हैं। एंड यू नो दैट कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ अमाउंट लिम्फोसाइटिक सेल का भी होता है। ऐसा फ्लूइड जिसमें लिम्फोसाइट्स भी थोड़ी मोड़ी मौजूद होती हैं, वो फ्लूइड आपके ब्लड से निकल करके, कैपिलरी से निकल करके टिश्यू के चारों तरफ जा करके इकट्ठा हो जाती हैं। अब जब ये कैपिलरी से जा करके टिश्यू के पास इकट्ठा हो जाती है तो टिश्यू के पास में जो बहुत सारा फंक्शन टिश्यू परफॉर्म करना होता है, फंक्शन परफॉर्म सही तरीके से टिश्यू नहीं कर पाता है। कुल मिला के जो
बाहर की तरफ फ्लूइड निकला है जिसे हमने लिम्फ नाम दिया है, वो अगर टिश्यू के आसपास मौजूद रहेगा तो टिश्यू अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो फ्लूइड हमारे टिश्यूज के लिए अच्छा नहीं है, तो हमारी बॉडी चाहेगी कि उस टिश्यू को, उस फ्लूइड को क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले। तो वो क्या करता है कि उस टिश्यू को, उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर, टिश्यू से उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। वही लिम्फेटिक वेसल्स उन ब्लड वेसल्स के बीच में, ब्लड कैपिलरी के बीच में जाते हैं जहाँ टिश्यू के अगल बगल फ्लूइड इकट्ठा है, और उन टिश्यू के बीच में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो दो सेल्स के बीच का जो फ्लूइड है या दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड मौजूद है, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सारे के सारे फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो उसे लेकर के जाते हैं और आपके ब्लड के वेन्स में छोड़ भी देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ बना हुआ है वो आपके एक्स्ट्रा ब्लड, जो बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ा रहा था आपके कैपिलरी के ऊपर, वो ब्लड ही है। उसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना गड़बड़ हो जाएगा लिम्फ के लिए। तो इसीलिए लिम्फ क्या काम करती है कि वो सभी इंपॉर्टेंट जो भी सप्लीमेंट्स है, जो भी ब्लड से निकले हैं, उनको ले जाकर के वापस छोड़ देती है वेन्स के अंदर। लेकिन उसके पहले आपके लिम्फेटिक या लिम्फ में वो लिम्फ पहुंचती है लिम्फेटिक नोड के पास में, जहां पे बहुत सारे जो बैक्टीरियाज वगैरह या इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, वहां पे वो लिम्फ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे लिम्फेटिक नोड पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, जहां पे बहुत सारे अमाउंट में लिम्फ भी इकट्ठा होता है। ध्यान रखिएगा, लिम्फेटिक नोड्स में बहुत सारे अमाउंट में लिम्फ भी इकट्ठा होता है, क्योंकि वहां पे लिम्फ वेसल वहीं जाती हैं लिम्फ लेकर के, और वहीं पे आपके वेन्स भी मौजूद होते हैं, वहीं पे आपकी आर्टरीज भी मौजूद होती हैं। ठीक, तो जब लिम्फ उसको लेकर के पहुंचता है लिम्फ नोड के पास में, तो लिम्फ नोड में वहां पे जो भी आपके ब्लड में या कहीं पे भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो उनसे लड़ते भी हैं, और फिर आपके लिम्फ जो है वो ब्लड वेसल्स में और वेन्स में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बॉडी में बहुत सारे लिम्फाइड ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे टॉन्सिल, थाइमस, ये सब स्प्लीन, ये सब वो ऑर्गन है जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं। तो जनरली हमारा जो लिम्फ होता है वो दो काम करता है। एक तो ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है, जो भी ब्लड से लीक हुआ है फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब करके वेन्स में वापस छोड़ना, और साथ में चूंकि उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे अमाउंट में लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया WBC के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये बेसिक सा काम होता है आपके लिम्फेटिक वेसल्स का, तो जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। याद रखना कि अगर वो प्लाज्मा है, अगर वो प्लाज्मा से निकला है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह भी मौजूद रहते हैं जो कि हमारी ब्लड के लिए जरूरी है। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैंने लॉन्च किया है आपके लिए एक शानदार ऐप जिसका नाम है विधान बायोलॉजी। विधान बायोलॉजी का ऐप आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाता है। अगर आप विधान बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको हर रात 9 बजे फ्री टेस्ट 11th क्लास और 12th क्लास का या नीट का देखने को मिलता है, जिसे आप सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशंस को बूस्टअप कर सकते हैं। साथ में मैंने अपने पूरे के पूरे इंडिया में सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए कोर्सेज लाया हूँ, चाहे फिर वो 12th का हो, चाहे फिर वो 11th का हो। 12th वाली क्लास तो आपके लाइव में लेकर के आऊँगा, और साथ में 11th का जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मात्र 70 रुपीज़ में है, और 12th का कोर्सेज मात्र 100 रुपीज़ में है। तो आप आज ही डाउनलोड करिए विधान बायोलॉजी ऐप प्ले स्टोर से और ज्वाइन करिए अपने क्रैश कोर्स, क्योंकि अब टाइम बचा है कम। और अगर आपके हैं बहुत सारे बैकलॉग्स तो भूल जाइए बैकलॉग्स की टेंशन, क्योंकि वो कोर्स, क्रैश कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो आपके रिवीजन के साथ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो आज ही डाउनलोड करिए विधान बायोलॉजी ऐप को। और साथ में अगर आप क्रैश कोर्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए सबसे बढ़िया जो किताब है वो है विधान बायोलॉजी की हैंडबुक बायोलॉजी, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आती है, 12th के लिए और 11th के लिए, दोनों के लिए। तो लग जाए भाई, आज ही ज्वाइन कर लीजिए इसको और आज ही परचेस कर लीजिए। मीजो, अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाता है। तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।